नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। राहुल गांधी जातिगत जनगणना के मुद्दे को लगातार उठाते हुए सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि आखिर सरकार पिछड़े, दलित और आदिवासी समुदायों की सही जनसंख्या का पता लगाने से क्यों बच रही है। क्या वजह है कि हकीकत सामने आने नहीं दी जा रही। राहुल का कहना है कि जातिगत जनगणना से देश के वंचित तबकों को उनका हक दिलाने में मदद मिलेगी, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। क्या यह सरकार केवल कुछ खास वर्गों के लिए काम कर रही है? राहुल के ये सवाल हैं। अब ये समझना होगा कि राहुल के ये सवाल देश के लिए, देश के समाज के लिए, देश की जनता के लिए है, या इस तड़पड़ाहट को विराम देने के लिए कि वो पिछले कई सालों से सत्ता से, उनकी पार्टी खासतौर पर देखा जाए तो केंद्र की सत्ता से बाहर है, या वे प्रधानमंत्री बनने की सपना लिए, हसरत लिए जिंदगी को यूं ही जी रहे हैं या काट रहे हैं। क्या ये सब मामला है जिसे चलते ये सब राहुल बोल रहे हैं, या फिर सच में देश को लेकर उनकी चिंता वाजिब है? चलिए इसकी हम पड़ताल करते हैं। आज हम राहुल गांधी की इस रणनीति को लेकर बात इसलिए कर रहे हैं कि वे लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। क्या सच में इसके पीछे केवल सामाजिक न्याय की भावना है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, या उनकी एक गहरी राजनीतिक साजिश काम कर रही है इसके पीछे? कांग्रेस की रणनीति को लेकर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि वह चाहती है कि भारत के 80% हिंदू समाज को जातियों में बांटकर आपस में लड़ा दिया जाए, ताकि वे कभी एकजुट न हो सकें और इस बिखराव का फायदा कांग्रेस को चुनावी सफलता में मिले। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो मुगलों से लेकर ब्रिटिश हुकूमत तक भारत में डिवाइड एंड रूल की नीति ही सबसे बड़ा हथियार रही है। तो क्या आज कांग्रेस उसी नीति को दोहरा रही है? दूसरी ओर भारत में 35% मुस्लिम समाज राजनीतिक रूप से संगठित रहता है और कांग्रेस इसी संगठित वोट बैंक पर अपनी सत्ता की बिसात बिछा रही है। यदि जातिगत जनगणना के आधार पर राजनीति को हवा दी गई तो इससे हिंदू समाज के भीतर टकराव बढ़ेगा, सामाजिक ताना बाना कमजोर होगा और अंततः इसका फायदा उन दलों को मिलेगा जो हिंदुओं को विभाजित कर सत्ता हथियाने की फिराक में है। इससे न सिर्फ हिंदू समाज कमजोर होगा, बल्कि भारतीय राजनीति भी जातिवाद के दलदल में धंस जाएगी, जहां विकास और राष्ट्रीय एकता पीछे छूट जाएगी। कांग्रेस की इस नीति का असर केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सामाजिक अस्थिरता को जन्म देकर देश की अखंडता के लिए खतरा बन सकता है। सवाल यह है कि क्या हिंदू समाज इतिहास से सबक लेकर एकजुट रहेगा, या फिर एक बार फिर बांटो और राज करो की राजनीति का शिकार बनेगा? याद कीजिए, 1943 में जब लेबनान आज़ाद हुआ था तो एक ईसाई बहुल देश था। ये शासन में हिस्सेदारी तय करने के लिए वहाँ जनसंख्या के अनुपात का नियम लागू किया गया। जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। ईसाइयों को संसद में 99 सीटें मिली, जबकि मुस्लिमों को 54। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू हुआ। मुसलमानों ने अपने पड़ोसी फिलिस्तीन से लाखों अरबी मुस्लिमों को लेबनान में बसा दिया। धीरे धीरे उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि देश में गृह युद्ध छिड़ गया। इस संघर्ष के अंत तक जनसंख्या के आधार पर सत्ता बंटवारे का नियम ही ईसाइयों के लिए मौत का कारण बन गया। 1989 में जब नई जनगणना हुई तो ईसाइयों और मुसलमानों की सीटें बराबर हो गई, 64-64। लेकिन अब तक मेरोनिट ईसाइयों की ताकत खत्म हो चुकी थी। समय बीतने के साथ मुस्लिमों का प्रभुत्व बढ़ता गया और अब लेबनान, जो कभी एक ईसाई राष्ट्र था, पूरी तरह से एक मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है। यह कहानी सिर्फ लेबनान की नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अगर आबादी के नाम पर सत्ता का बंटवारा होता रहा तो बहुसंख्यक कभी भी अल्पसंख्यक बन सकते हैं और एक दिन वे अपने ही देश में हाशिए पर धकेल दिए जाएंगे। 1918 में जब यूरोपीय देश बेल्जियम ने अफ्रीका के छोटे देश रवांडा पर कब्जा किया तो वहाँ 3 प्रमुख जनजातियाँ थीं, हुतु, तुत्सी और तवा। हुतु सबसे ज़्यादा थे, तुत्सी थोड़े कम और तवा सबसे कम। बेल्जियम ने सत्ता को आबादी के हिसाब से बांटने की नीति अपनाई, लेकिन असली मकसद
इन जातियों को आपस में लड़वाना था। जिन लोगों को मिलकर विदेशी हुकूमत के खिलाफ लड़ना चाहिए था, वे अब एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने लगे। हुतू कहने लगे कि तुझसे उनके अधिकार छीन रहे हैं, और तुझसे का मानना था कि हुतू उनकी हिस्सेदारी मार रहे हैं। इस नफरत की आग 1962 में रवांडा की आज़ादी के बाद भी बुझी नहीं। दशकों तक दोनों पक्षों में संघर्ष चलता रहा। 1994 में जब हुतू राष्ट्रपति जुवेनल हेबेरिमाना के प्लेन क्रैश में मौत हुई, तो हुतुओं ने इसका आरोप तुत्सियों पर लगा दिया। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक बन गया। महज 100 दिनों में 8 लाख से ज़्यादा लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए, घर जलने लगे और 1.5 से 2.5 लाख महिलाओं का रेप किया गया। पूरा देश नरसंहार के अंधेरे में डूब गया। यह त्रासदी सिर्फ रवांडा की नहीं, बल्कि एक सीख है कि जब जाति और समुदायों के बीच नफरत बोई जाती है तो देश बर्बाद हो जाता है। अगर जाति की राजनीति को समय रहते नहीं समझा गया तो नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। तो क्या हम भी लेबनान और रवांडा की राह पर हैं? कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जो हजारों साल से एक सभ्यता, एक संस्कृति और एक पहचान के साथ खड़ा है, लेकिन अचानक इसे जातियों में तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज राहुल गांधी हिंदुओं की जाति गिनने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों की गणना नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांटकर उनकी एकता को कमजोर किया जाएगा, जबकि मुसलमान एक संगठित शक्ति बनकर उभरेंगे। ये एक गंभीर सवाल है। आज भारत में कोई भी हिंदू जाति ऐसी नहीं है जिसकी संख्या 20% मुसलमानों से ज़्यादा हो। अगर इसी तरह जातिगत राजनीति चलती रही तो जल्द ही यह सवाल उठेगा कि जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। 35% मुस्लिम आबादी प्रधानमंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक हर कुर्सी पर अपना दावा ठोकने लगेगी। यह कोई कल्पना नहीं है। 1947 से पहले ब्रिटिश सरकार ने यही फॉर्मूला अपनाया था, जब मुसलमानों को उनकी आबादी के आधार पर अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। नतीजा क्या निकला? भारत का विभाजन और लाखों लोगों की मौत। अब सोचिए कि जब हर हिंदू जाति अपने लिए अलग अलग अधिकार और हिस्सेदारी मांगने लगेगी तो क्या होगा? वही जो लेबनान में हुआ, वही जो रवांडा में हुआ। पहले जातियों में बंटवारा होगा, फिर सत्ता की लड़ाई, और फिर अंततः देश में हिंसा और अराजकता फैलेगी। अगर यह सिलसिला नहीं रोका गया तो हमें भी अपने ही देश में हाशिए पर धकेल दिया जाएगा और भारत का सामाजिक ताना बाना हमेशा के लिए बिखर जाएगा। तो क्या राहुल गांधी और कांग्रेस की रणनीति हिंदुओं को जातियों में बांटो, आपस में लड़ाओ और सत्ता हथियार लो वाली है? क्योंकि जब हिंदू जातियों में बटेंगे तो मुसलमान केवल तमाशा देखेंगे, क्योंकि उनके वोट कांग्रेस के लिए पक्के हैं। कांग्रेस चुप रहेगी क्योंकि उसका 35% वोट बैंक मजे से खड़ा रहेगा, जबकि हिंदू जातियां एक दूसरे को खत्म करने में लगी रहेंगी। मान लीजिए जय भीम के नारे पर दलित और ओबीसी मिलकर सवर्णों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। स्वर्ण खत्म, फिर अगला नारा क्या आएगा? ओबीसी भी तुम्हारा दुश्मन है। असली गठबंधन तो सिर्फ दलित और मुसलमानों का है, अब ओबीसी भी खत्म। अंत में बचेंगे सिर्फ 2, दलित और मुसलमान। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब ऐसा हुआ तो उसका अंजाम क्या हुआ था। आज़ादी के समय दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल ने यही सोचकर पाकिस्तान का साथ दिया था। उन्हें वहाँ कानून मंत्री बनाया गया, लेकिन फिर हुआ क्या? कुछ ही सालों में उनके साथ हुए अत्याचारों से तंग आकर उन्हें पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा और दलितों की दुर्गति की दर्दनाक कहानी इतिहास बन गई। आज वही खेल भारत में दोहराने की कोशिश हो रही है। हिंदू जातियां आपस में लड़ेंगी, कमज़ोर होंगी, और जब सब खत्म हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ एक संगठित और मजबूत मुस्लिम समाज। सवाल ये है कि क्या हिंदू इस चाल को समय रहते समझ पाएंगे, या फिर वे भी इतिहास के उन भूले बिसरे पन्नों में खो जाएंगे जहां सिर्फ पछतावा और बर्बादी दर्ज होती है। कई लोगों को लगेगा कि यह सब कल्पना है, ऐसा भारत में
नहीं हो सकता। लेकिन यही बात तो हर जगह पहले सोची जाती है, जहाँ बाद में तबाही आई। इतिहास हमें बताता है कि बिखराव कैसे विनाश का बीज बन जाता है। लेबनान को देखिए, 1943 में कोई नहीं सोचता था कि 1989 तक वहाँ की ईसाई आबादी सत्ता से पूरी तरह बाहर हो जाएगी, लेकिन हुआ यही। युगांडा और रवांडा को देखिए, 1918 में गृहयुद्ध के बीज बोए गए। 1962 तक वहाँ के लोग आपस में ही लड़ने लगे और 1994 में एक भयानक नरसंहार हुआ जिसमें 8 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। भारत में भी यही हुआ। 1925 में कोई नहीं कहता था कि यह देश 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, लेकिन 1947 में बंटवारा हो गया। 1985 तक कश्मीर में कोई नहीं सोचा था कि वहाँ से हिंदुओं को भगाया जाएगा, लेकिन 1990 में लाखों कश्मीरी पंडित अपने ही घरों से निकाल दिए गए। असम, बंगाल, केरल, इन राज्यों में कुछ दशक पहले तक हालात अलग थे, लेकिन आज वहाँ जनसंख्या का संतुलन तेज़ी से बदल रहा है। पंजाब में 1980 में पहले किसी को अंदाज़ा नहीं था कि खालिस्तानी आतंकवाद पूरे राज्य को झकझोर देता, लेकिन हुआ वही जिसके बारे में हम कभी सोचे भी नहीं थे। यह सब अचानक नहीं होता। जब एक गांव, एक कस्बा, एक शहर का पलायन गवाह बनता है तो शुरुआत में लोगों को लगता है कि यह सब अफवाह है, लेकिन फिर धीरे धीरे हालात बिगड़ते जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि जब लोग अपने ही घर के दरवाजे पर लिखने को मजबूर हो जाते हैं कि यह घर बिकाऊ है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या ऐसा होगा, सवाल यह है कि क्या हम इसे होने देंगे। इसका एक ही जवाब है, यह सब तभी रुकेगा जब हम एकजुट रहेंगे। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, जातियों में बढ़ते रहेंगे, तो बाहरी ताकतें हमें तोड़ने में सफल हो जाएंगी। इतिहास हमें यही सिखाता है कि अगर अंदर से फूट हो तो कोई भी दुश्मन बाहर से आकर जीत सकता है। तो अब फैसला हमारा है, क्या हम इतिहास से सबक लेंगे या फिर वही गलतियां दोहराकर खुद को तबाही की ओर धकेलेंगे। जरा सोचिए, आप एक मजबूत किले में रहते हैं, बाहर से कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती, लेकिन अगर किले के अंदर ही लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, एक दूसरे को कमज़ोर करने लगे, तो वह किला कितने दिन टिकेगा। तो क्या यही भारत के साथ हो रहा है? आज हमारे अपने बीच ही फूट डालने की चालें चल रही हैं, जातियों के नाम पर, वर्गों के नाम पर, विचारधाराओं के नाम पर, और हमें एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। और जब हम आपस में उलझे होंगे तब वो ताकतें जो हमारी एकता से डरती हैं हमें पूरी तरह तोड़ देंगी। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जिहादियों को दबाने की कोशिश की, लेकिन क्या उनका जहर खत्म हुआ? नहीं। जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने अपने भीतर की नफरत उगलनी शुरू कर दी। भारत में भी यही चाल चल रही है। कुछ शक्तियाँ जानती हैं कि हिंदू एकजुट रहा तो कोई उसे हरा नहीं सकता, इसलिए वे हमें जातियों में बांट रहे हैं। कभी जय भीम के नारे लग रहे हैं, कभी जातिगत जनगणना के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है। और अगर हमने इसे नहीं समझा तो वही होगा जो लेबनान, रवांडा और 1947 के भारत में हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सही कहा था कि हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आज जो लोग हमें जातियों में बांटने की बात कर रहे हैं, वे नहीं चाहते कि हम समझ सकें कि इससे सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा, हमारा। आज अगर हम एक नहीं हुए तो कल हमारा भी वही हश्र होगा जो कश्मीर के हिंदुओं का हुआ, जो पाकिस्तान में हिंदू दलितों का हुआ। आज जो जय भीम का नारा लगवा रहे हैं, कल वे खुद तय करेंगे कि कौन किसका दुश्मन है। पहले सवर्णों को हटाएंगे, फिर ओबीसी को, और अंत में बचेगा कौन? वही ताकत जो इस खेल को चला रही है। तो क्या समय आ गया है समझदारी और एकता से काम लेने का, या फिर नहीं? तो तय मानिए, इतिहास हमें भी उसी पन्ने में लिख देगा जिसमें उन सभ्यताओं का नाम है जो आपसी झगड़ों की वजह से खत्म हो गई। अब फैसला हमारा है, क्या हम समझकर सुधरेंगे या लड़कर मिटेंगे। बहरहाल आप इस पूरे खबर पर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी की रणनीति को आप किस रूप में देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।